हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 15 अक्टूबर 2022। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। उससे पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस पर डेली के करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं और एनालिसिस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उनके ऊपर। कल क्वेश्चन पूछा गया था, वो इज़ द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के गवर्नर कौन हैं? तो इसका जवाब है श्री सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये अभी त्रिपुरा के गवर्नर हैं। ये क्वेश्चन इसलिए रिलेवेंट बनता है क्योंकि अभी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी त्रिपुरा के दौरे पर थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन किया, फाउंडेशन स्टोन रखी और वहाँ पे 2-3 दिन का उनका प्रवास रहा। तो उनको होस्ट किया, उनको रिसीव किया था वहाँ के गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी ने। तो यह है इसका सही जवाब। इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में फिर से एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन लाया गया रशिया के अगेंस्ट में। तो इस बार जो ये रिजोल्यूशन था वो था वहाँ पे जो उन्होंने रेफरेंडम कराया था यूक्रेन के कुछ हिस्सों में, और उनको कंसिडर किया था कि यूक्रेन के हिस्से जो हैं रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं और उनको अनेक्स किया था। उसको कंडेम्ड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये एक प्रस्ताव लाया गया था रशिया के अगेंस्ट। तो इस पे भारत फिर से अब्सटेन हो गया था। भारत ना तो इसमें फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट में वोट किया, तो इसमें से वो अब्सटेन हो गया। और भारत का यही था कि हमारा स्टैंड हर बार यही है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कि इनको पीसफुली बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। इंटरनेशनल अफेयर्स में सेकंड न्यूज़, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी यूएस विजिट पे हैं अभी अपने, और वहाँ पे उन्होंने 4th मीटिंग अटेंड की G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। मतलब जो G20 कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं 20, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक RBI है, ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अलग उनके सेंट्रल बैंक हैं। तो उनकी एक मीटिंग थी, ये 4th मीटिंग G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। तो उसको उन्होंने अटेंड किया, और उसके जो कि वॉशिंगटन DC में चल रही है, और उसके साथ में ही एनुअल मीटिंग्स भी चल रही है IMF की और वर्ल्ड बैंक की US के अंदर। इंटरनेशनल अफेयर से ही एक और न्यूज़, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारत की तारीफ की है, भारत की एक स्कीम जिसका नाम है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम। तो उसकी बहुत तारीफ़ करी है और कहा है कि बाकी कंट्रीज़ को भी इससे सीखना चाहिए और इसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम क्या है? जिसमें मतलब आपके खाते में डायरेक्टली गवर्नमेंट अमाउंट डाल देती है, सब्सिडी अमाउंट, वो चीज़ें। तो भारत जैसे देश में, इतने बड़े देश के अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा IMF का कहना है, और सक्सेसफुली भारत ने इसको किया। नेशनल अफेयर्स में हम जानते हैं कि एक मुद्दा काफ़ी टाइम से अभी चल रहा था, हिजाब का मामला। तो ये हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कर्नाटक ने जब बैन लगा दिया था हिजाब पहनने पर स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो उसको चैलेंज किया था कुछ गर्ल्स ने सुप्रीम कोर्ट में कि हमें इसकी इजाज़त दी जाए। तो उसके ऊपर 2 जजेस की बेंच बनी थी, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, ये 2 जस्टिस इस पर सुनवाई कर रहे थे। तो कल उन्होंने एक अहम फैसला सुनाया है इसके ऊपर। तो फैसला तो क्लियर नहीं है, ये बेसिकली बाइफर्केटेड एक डिसीजन है, मतलब बटा हुआ है दोनों की राय इसमें। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है आपकी स्कूल के गेट के बाहर ही ख़त्म हो जाती है। मतलब आप अगर स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म फॉलो करना आपका काम है। तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैन लगाया था हिजाब के ऊपर, उसको सही ठहराया। और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है ये एक मैटर है, मतलब गर्ल्स के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, उनको अगर पहनना हो तो उनको पहनने देना चाहिए। और ये एक तरीका है जिसकी वजह से वो अपने स्कूल्स भी आ सकते हैं, कंजर्वेटिव फैमिलीज़ उनको अलाउ कर सकती हैं अगर वो पहने तो ये एक बाइफर्केटेड डिसीजन दोनों जजेस का था, जिस पे एक पर्टिकुलरली एक निर्णय डिसीजन नहीं हो पाया। तो अब ये जो मुद्दा है ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच, हो सकता है 3 जजेस की बेंच बने या 5 जजेस की बेंच बने जो इस पर सुनवाई करें। तो आने वाले टाइम में फिर ये और मुद्दा बढ़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल में अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने फिर से कहा है कि जो हमने बैन लगाया था वो बैन जारी रहेगा हिजाब पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। नेशनल अफेयर्स में आंध्र प्रदेश लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट, इसने कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, जैसे कि सेव कुचिपुड़ी आर्टिस्ट, कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी और जय हो भारत,
इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर एक 3 दिन का कुचिपुड़ी डांस परफॉर्मेंस जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये 14 से 16 अक्टूबर के बीच में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। इसको क्यों किया जा रहा है? वर्ल्ड कुचिपुड़ी डे को सेलिब्रेट करने के लिए। कुचिपुड़ी मैं आपको बताऊं, ये कुचिपुड़ी एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म। इंडिया के केवल 8 डांस फॉर्म में से एक कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के पास। तो उस गांव के नाम पर ही ये क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी का नाम पड़ा है। और ये बहुत पुराना डांस फॉर्म है और एक इंडिया के कल्चर को, डिफरेंट कल्चर को दिखाता है। तो वर्ल्ड कुचिपुड़ी डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो इसी को ही प्रमोट करने के लिए आंध्र प्रदेश की डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ने एक वर्ल्ड कुचिपुड़ी डे सेलिब्रेशन इसको 14 से 16 अक्टूबर के बीच में सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेशनल अफेयर्स में ही इंडिया अब सेल्फ रिलायंट होना चाहता है एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी। जैसे हम जानते हैं एनर्जी में भी हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट टाइम अब हमारे भारत में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, नेशनल कोल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। तो इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है दिल्ली में 16 और 17 अक्टूबर के बीच में, जिसको एड्रेस करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइनिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कोल माइंस एंड रेलवेज राव साहेब पाटिल दानवे। तो ये दोनों इसको एड्रेस करेंगे, इसमें शामिल रहेंगे। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली जितने भी पॉलिसी मेकर्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होंगी, रिसर्चर्स होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, और भी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भारत को एनर्जी सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनाया जाए। डिफेंस में कल एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया है कि इंडियन नेवी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM नागपुर मिलकर इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे, उनके स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, रीस्किल करने के लिए, और पर्टिकुलरली जो इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनको। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी लेटेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ये उनको भी पता रहे, और वो टाइम के साथ ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसको अडॉप्ट कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें नेवी में भी। डिफेंस एक्सपो 2022 ये गुजरात में 18 से 22 अक्टूबर के बीच में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो डिफेंस एक्सपो में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाए देते हैं, एक्सपोजिशन होता है। बेसिकली भारत में ही बनाया गया है एक रोबोट, यूसेफ इसका नाम है। तो ये यूसेफ रोबोट क्या करता है, बैटरी से चलता है, और जो डूबते हुए लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए इसको बनाया गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है उन लोगों को बचा पाना। तो ये रोबोट जो है इसकी खासियत ये भी है कि 2 डूबते हुए लोगों को भी एक साथ बचा सकता है। नेशनल अफेयर्स में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कल एक डिक्लेयर किया है स्टेटमेंट, उनके चेयरमैन एस सोमनाथ ने, कि जो इतने भी हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं अभी एट प्रेजेंट, तो वो होती हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ही। तो PSLV से वो लॉन्च होती हैं। तो आने वाले टाइम में ये भी रिप्लेस होगा, जैसे पहले दूसरे सैटेलाइट व्हीकल जो थे लॉन्च व्हीकल वो रिप्लेस हुए, इसी तरीके से ये भी फ्यूचर में रिप्लेस होगा। तो इसको रिप्लेस कौन करेगा, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, तो NGLV। तो उसके ऊपर काम चल रहा है और आने वाले टाइम में इसकी एक इम्पॉर्टेंट रोल होगी सैटेलाइट को लॉन्च करने में। असेंबली इलेक्शंस 2022 इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है हिमाचल प्रदेश के लिए असेंबली इलेक्शंस की डेट को। तो जैसे हम जानते हैं प्रधानमंत्री अभी ऊना और हिमाचल बिलासपुर दूसरे जगहों के दौरे पर थे, तो हिमाचल में अब इलेक्शन हैं इस साल, तो डेट्स अनाउंस हो गई है। तो डेट है 12 नवंबर। और हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटों पे ये इलेक्शन होगा, 68 सीट्स। एक हिली स्टेट है, छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन कम है, तो टोटल 68 सीट्स वहाँ पे हैं। स्पोर्ट्स में बात करें तो इंडिया की जो विमेन क्रिकेट टीम है वो एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है, जो कि बांग्लादेश में खेला जा रहा है। और ये 8th टूर्नामेंट है और लगातार 8th टाइम इंडिया की क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अब जो ये फाइनल है वो श्रीलंका के साथ खेला जाएगा भारत का। तो उम्मीद है कि भारत इस ट्रॉफी को जीतेगा। 15 अक्टूबर आज क्या होने वाला है और क्या इम्पोर्टेंट दिन है ये, तो जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, हमारे पुराने भूतपूर्व
राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब, उनका आज जन्म दिवस है। तो उनके जन्म दिवस को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसको इस डेट के रूप में क्यों मनाया जाता है या वर्ल्ड स्टूडेंट डे क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इनकी जो हमारे प्रेसिडेंट थे पुराने अब्दुल कलाम जी, इनको पढ़ाने का बहुत शौक था। ये एक टीचर भी थे, पढ़ाते थे। और जैसे हम जानते हैं जब इनकी डेथ हुई थी उस टाइम पे भी एक लेक्चर दे रहे थे। तो उनके इस जन्म दिवस को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में 15 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। APJ अब्दुल कलाम हम कहते हैं तो उनका फुल फॉर्म है नेम का अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पंबन आइलैंड रामेश्वरम में, जो हम जानते हैं कि रामेश्वरम एक 4 धाम में से एक है, तो वहाँ पे पंबन आइलैंड है, तमिलनाडु का ही हिस्सा है। तो वहाँ पे एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ के बाद वहाँ पे उनका एक मेमोरियल भी बनाया गया है। 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के ये, जिन्होंने अज्यूम किया था अपने ऑफिस को 18 जुलाई 2002 में। तो खत्म करते हैं आज के सेशन को इस क्वेश्चन के साथ में, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो विश्व भर में जो भूख के ऊपर एक इंडेक्स बनता है कि किस कंट्री में कितने लोग भूखे हैं और कितने ज़्यादा हैं, तो उसके ऊपर एक रैंकिंग बनती है। तो आपको ये बताना है कि भारत की कौन सी रैंक है इस हंगर इंडेक्स के अंदर। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना जवाब लिख सकते हैं। और फाइनली अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आप प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आपको। और अब इस वीडियो को, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ। थैंक यू।